पढ़ रहे हैं ना आप, प्लान 9 मई पुतिन डिकोड। ये 9 मई क्या है? मैं बार बार आपसे बताता हूं ना कि 9 मई यानी रशिया की विक्ट्री डे परेड, 9 मई यानी 1945 का जश्न, 9 मई यानी नाजी जर्मनी पर सोवियत सेना ने जो फतेह हासिल की थी 1945 में, उसकी जीत का जश्न। ये बहुत बड़ा दिन होता है रशिया के लिए। रशिया के लिए ये 9 मई बहुत ही अस्मिता वाला दिन होता है। रशिया के लिए 9 मई पुतिन के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पुतिन को यह बताना पड़ेगा कि 1945 में जिस तरह से सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी पर फतेह हासिल की थी, तो फिर लगभग 2.5 महीने में यूक्रेन में क्या किया। क्या विक्ट्री डे परेड से पहले युद्ध खत्म होने वाला है, या विक्ट्री डे परेड के बाद युद्ध और भी ज्यादा भीषण हो जाएगा? अगर भीषण हो जाएगा, क्या अमेरिका और नेटो भी जंग में उतरेंगे या फिर नहीं? अमेरिका नेटो अगर जंग में उतर गए तो क्या ये विश्व युद्ध की शक्ल भी अख्तियार कर लेगा? ड्रामा खबरें नहीं, हम एक एनालिसिस करके बता रहे हैं। जिस तरीके की एनालिसिस आज की तारीख में रशियन मीडिया, पश्चिमी मीडिया और नेटो देशों से आ रही हैं खबरें, लेकिन यूक्रेन के लवीव में रशिया ने कर दिया मिसाइल अटैक। इसी बिग ब्रेकिंग से करेंगे शुरुआत। लवीव पर रशिया ने दागी कैलिबर मिसाइल हमले में यूक्रेन का सैन्य डिपो तहस नहस हो गया है। पश्चिमी देशों से मिले हथियार हमले में तबाह। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रशिया के विदेश मंत्री हैं, नाम है सर्गेई लावरोव। उनसे रिपोर्टर ने एक सवाल किया, ये कहा ज़ेलेंस्की ये कहने में लगे हैं, बार बार इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि रशिया टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो इस पर विदेश मंत्री रशिया सर्गेई लावरोव ने क्या जवाब दिया, सुनिए। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. Depends on what he drinks or what he smokes. He says many things. President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. Depends on what he drinks or what he smokes. सर्गेई लावरोव ये कहना चाहते थे कि ज़ेलेंस्की जो बयान दे रहे हैं ना, क्या पी के, क्या खा करके बयान दे रहे हैं, या क्या शराब पी करके नशे में बयान दे रहे हैं, इसके बाद इसका फैसला खुद ज़ेलेंस्की ही कर लें। लेकिन खार्किव में रूसी सेना ने और भी ज्यादा मचा दी तबाही। खार्किव पर रूसी सेना के हमले बहुत ज्यादा तेज हो चले हैं। रिहायशी इलाके में रशिया ने दाग दी है मिसाइल। रूसी हमलों से कई इमारतें जलकर खाक हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये बिग ब्रेकिंग आ रही है। ज़ेलेंस्की भी ललकार करके ये कहते हैं, नहीं, हम अपने शहरों को नहीं छोड़ेंगे। रूस भले ही हमारी घेराबंदी कर ले, हमें बलपूर्वक तोड़ने की पूरी कोशिश करे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने देश को बचाकर रहेंगे। इंडिया न्यूज पर ज़ेलेंस्की लाइव। Буде зустріч з міністром оборони і з державним секретарем Сполученим Штатам з паном Блінкіним. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Все це я говорю про зброю від Сполучених Штатів. Все. लेकिन इस बीच रूसी सेना पर यूक्रेन ने कर दिया है काउंटर अटैक। यूक्रेन ने लोहा ले लिया है। यूक्रेनी सेना ने ATGM से हमला किया है। लवीव में यूक्रेनी सेना ने रशियन टैंक तबाह कर दिए। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। एक महिला की बेबसी, एक महिला की लाचारी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन रशियन मीडिया और यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह वीडियो हमारे हाथ लगा। इस वीडियो में एक महिला है। महिला अपने आप को यूक्रेन का होने का दावा कर रही है। महिला ये कह रही है कि दुनिया को रशिया के अपराधों के बारे में पता चलना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूं कि पीड़ित दिन रात किस तरीके से रशिया में गुजार रहे हैं, रशिया का रक्त चरित्र क्या है। और रूसी फौजियों में से कुछ लोगों ने बचा लिया, लेकिन हम बच भी गए तो हमारे लिए बचना भी जहन्नुम जैसा है। ये एक यूक्रेनी महिला का दावा है। मैं फिर से ये कहूंगा, ये एक ऐसा वीडियो है जो हमें यूक्रेनियन मीडिया के जरिए हाथ लगा है। देखिए। I want the world to know about the crimes of Russia. I want every victim to be counted. Russian soldiers had allowed us to leave. They even waved us goodbye. Then when we were crossing the field, they started firing at us from... वहीं ओडेसा शहर में भी रशिया ने मिसाइल अटैक कर दिया है। बहुत तेज हो गए मिसाइल हमले में, 8 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 3 महीने की बच्ची ने भी जान अपनी गंवा दी है। ज़ेलेंस्की बोले, घिनौने दरिंदे हैं रशियन सैनिक। बैक टू बैक यूक्रेन के रूबिजन शहर में भी रूसी सैनिकों का हमला।
रशिया का UR-77 सिस्टम से रूबीजन शहर पर अटैक, रिहायशी इलाकों में रूसी धमाके, खंडहर बन गई हैं इमारतें। कुछ इसी तरीके का आलम है। वहीं यूक्रेन का एक लड़का ये कहता है कि मेरे लिए पिछले 61 दिन की जो रातें हैं ना, काटना बहुत मुश्किल था। हम डर चुके हैं, हमें ये लग रहा था किसी भी वक्त हम पर हमला हो सकता है। और डर की, दहशत की ये कहानी खुद एक पीड़ित की जुबानी सुनिए आप। 61 दिन युद्ध के कैसे गुजरे हैं। It was so hard to get through the nights. We were afraid a shell would hit us at any moment, he said. Even here, I can't escape the feeling that the war is still all around us. I dream about my family being killed or taken hostage by the Russians. I wake up in cold sweat. अब मेरी 5 मिनट की आप डिबेट देखिए। 5 मिनट की डिबेट में डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो ये बता रहे हैं कि 61 दिन के बाद में दुनिया कहां खड़ी है, रशिया कहां पर है, यूक्रेन कहां पर है, अमेरिका क्या जंग में उतरेगा या नहीं, नेटो भी युद्ध में अपने आप को लेकर के आएगा या फिर नहीं। 5 मिनट की मेरी डिबेट देखें आप। पहला सवाल आपसे है, जंग के 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, यानी 61 दिन होने को आ गए हैं। जंग की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही। जंग कहां तक जाएगी, जंग का परिणाम क्या रहेगा। आज 61 दिन के बाद में रशिया कहां है, यूक्रेन कहां है और दुनिया किस मुहाने पर आकर के खड़ी है। राशिद, जय हिंद। आपने बहुत अहम सवाल किए हैं। 61 दिन बाद हम कहां खड़े हैं, विश्व कहां खड़ा है, रशिया कहां खड़ा है और यूक्रेन कहां खड़ा है, उसका सही आकलन बहुत जरूरी है। देखिए, 61 दिन के बाद जो युद्ध ने, जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो रशिया कहता है और जो जेलेंस्की उसकी मुकाबला कर रहे हैं, डट के मुकाबला कह सकते हैं, मगर कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि जेलेंस्की साहब बहकावे में आकर के या जो नाटो का है, जो अमेरिका का गेम अपने लोगों के ऊपर त्रासदी डाल रहे हैं। अभी तक क्या था ना कि बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे थे, बाकी देशों के अधिकारी जा रहे थे, पश्चिमी देशों के कई के मंत्री पहुंचे हुए थे कीव में, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री दोनों ने ही कीव का दौरा कर लिया है। हालांकि जेलेंस्की ने यह कहा कि यहां पर से दौरा करने मत आइए, हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, अगर देना है तो हथियार दीजिए, अगर देना है तो जखीरा दीजिए, अगर देना है तो जेट फाइटर आप दीजिए, तब तो यहां आना आपका सार्थक होता है। लेकिन अमेरिका के 2 मंत्रियों का जाना 61 दिन के बाद में क्या किसी भी तरीके से गेम चेंजर साबित होगा। मेजर जनरल JKS परिहार। देखिए, युद्ध क्षेत्र चल रहा हो, कीव में इतने मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं जैसे कहा जाता है रशिया की तरफ से, उसमें अगर अमेरिका जैसे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गए हैं तो वो कोई जेलेंस्की साहब के साथ कॉफी पीने तो गए नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 इसके एक तो सिंबॉलिक होता है कि देखिए यूक्रेन के साथ में हम सब लोग हैं, पहला, और दूसरा ये है कि अगर रशियंस ये डोमिनेट कहते हैं कि हमने पूरा 100% एयर सुपेरिटी हासिल कर ली है, तो वो भी उसको भी ये चैलेंज करते हैं कि ये सारे बेखौफ जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर दूसरे अमेरिका के 2 टॉप मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, तो ये एक तरह से मैसेज ये देने का है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तीसरा जो होता है इंटरनल, उसमें असेसमेंट होते हैं, ग्राउंड लेवल के असेसमेंट, वो भी बातें होती, कुछ बातें होती हैं जो वर्चुअल मीटिंग्स में नहीं होती हैं, इतनी सीक्रेट होती, कोई उसको भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, वो सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। और आगे क्या होना है, अल्टीमेटली इसमें जो है पीस निगोशिएशन ही होना है और एक लेवल पे जाके दोनों टग ऑफ वॉर पे फिर इसमें होगा। रशिया की तरफ से जो है, मैं समझता हूं कि ईस्टर्न यूक्रेन का डोनबास का इलाका और ब्लैक सी से लगे हुए मारियोपोल और ओडिशा, इसको वो डोमिनेट करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। अब वो कितने इसमें सक्सेसफुल होते हैं वो टाइम ही बताएगा, पर अमेरिका और नाटो देशों की एंट्री इनडायरेक्ट रूप में हो चुकी है। जैसी खबरें आई कि स्लोवाकिया के, ये तो आपने बड़ी बात कर दी है कि अमेरिका और नेटो की एंट्री इनडायरेक्ट हो चुकी है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, अमेरिका और नेटो की अगर इनडायरेक्ट एंट्री हो गई है तो इसके मायने क्या हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इनडायरेक्ट एंट्री क्या होती है, डायरेक्ट एंट्री क्या होती है। इनडायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में भविष्य में युद्ध के दरवाजे अमेरिका और नेटो ने भी खोल दिए हैं, अगर खोल दिए हैं रिपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर आप मुझे अलाउ करें, आपका वो पहला वाला सवाल थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा। आपने कहा 60 दिन 61 दिन हम कहाँ हैं, पूरी दुनिया, यूक्रेन और रशिया। मैं बताता हूँ हम कहाँ हैं। हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग एवरी डैम थिंग। हम सिर्फ ह्यूमन लॉसेस पर हैं,
चाहे कहीं भी हो, चाहे गरीबी की वजह से हो, चाहे बम्बार्डमेंट की वजह से हो, चाहे किसी भी जगह पर। ठीक है, हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है इसका रिजल्ट। अच्छा। ये है अचीवमेंट। हम एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया, यूक्रेन भी और दुनिया भी। इस बीच काउंटर अटैक पर यूक्रेनी सेना ने कर दिया बड़ा दावा। जंग में रशिया के 21,800 सैनिक मारे गए, ये यूक्रेन का दावा है। 2,238 कॉम्बैट व्हीकल हमने तबाह कर दिए। यूक्रेन ने आगे ये दावा किया 179 एयरक्राफ्ट, 154 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए। रशिया के 873 टैंक, 191 यूएवी को बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने यह दावा किया है। बहुत बार अलग अलग चैनल्स के जरिए आप भ्रामक खबरें ये सुनते हैं ना कि परमाणु बम गिर जाएगा। आप इस तरह की खबरें भी सुनते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पर जैसे अमेरिका ने अटैक कर दिया था, ऐसा होने वाला है। क्या वाकई ये है? एटम बम पर दुनिया है क्या? क्यों ये कहा जाता है, समझिएगा। 9 देश एक्टिव परमाणु हथियार बढ़ाने में लगे हैं। 2017 में दुनिया में 9,227 एक्टिव परमाणु हथियार रहे हैं। वहीं 2022 की शुरुआत में 12,705 कुल न्यूक्लियर वेपन है दुनिया में। लेकिन दुनिया में आज की तारीख में एक्टिव परमाणु हथियार हैं 9,440। रशिया, चीन, भारत में परमाणु हथियार बढ़े हैं। ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, ये भी वो देश हैं जो परमाणु हथियार बढ़ाने की होड़ में आज भी लगे हैं। लेकिन रशिया इन सब में कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि रशिया के पास में है टॉर M2। ये टॉर M2 क्या है? टॉर M2 यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जिसे आज की तारीख में ब्लैक सी की तरफ से डिप्लॉय कर दिया गया है। टॉर M2 स्पीड के लिए अपने जाना जाता है। दूर के दुश्मन को टारगेट करने में टॉर M2 सक्षम है। मिसाइल की रेंज 16 किलोमीटर से भी ज्यादा अधिक है और टॉर M2 को कहते हैं ये सबसे बड़ा घातक है। लेकिन बात डॉनबास के इलाके की है। डॉनबास यानी पूर्वी यूक्रेन का इलाका। ये जंग कब रुकेगी, कब थमेगी, इसे लेकर के तरह तरह के कयास हैं। एक नई थ्योरी अब सामने आई है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की नजर ट्रांसनिस्ट्रिया पर भी है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? पुतिन का प्लान ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? पुतिन का ट्रांसनिस्ट्रिया कोड हम डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, पुतिन ने मारियोपोल को जीत लिया तो क्या अब जंग रुक जाएगी? पुतिन ने डोनबास को भी जीत लिया तो क्या अब जंग रुक जाएगी? जी नहीं, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक खार्किव से लेकर मोल्दोवा तक रूस का पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता। यही है पुतिन का मास्टर प्लान। इस बात का खुलासा किया है रूसी सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर रुस्तम मिनेकेव ने। उन्होंने साफ साफ कहा कि डोनबास पर कब्जे के बाद हम इसे क्रीमिया से जोड़ लेंगे और फिर यहां से ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने का रास्ता बनाएंगे। अब ये ट्रांसनिस्ट्रिया क्या है? निस्टर नदी और यूक्रेन के बीच का इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। रूस समर्थित लोगों का कब्जा है ट्रांसनिस्ट्रिया पर। ओडेसा बंदरगाह से ये 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1500 रूसी सैनिक तैनात हैं। रूस ने यहाँ से लॉन्च पैड बनाने की तैयारी की है। यानी ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचने का रास्ता बनाना है तो दक्षिण यूक्रेन पर अब शुरू होगा ताबड़तोड़ हमला। देखिए इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए रूस ने कैसे डोनबास के बचे खुचे इलाके पर हमला तेज कर दिया है। खार्किव पर भी मिसाइलों से हमला शुरू हो चुका है, जिसमें एक आदमी मारा गया और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब उधर तुर्की का दावा है कि ये जंग अगले 48 घंटे में खत्म हो जाएगी और इस्तांबुल में पुतिन और जेलेंस्की के बीच होगी मुलाकात। लेकिन रूसी हमलों के तेवर और उनके मास्टर प्लान से साफ है कि ये सब दिखावा और दिलासा है। सुपर पावर रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका मास्टर प्लान पूरा नहीं हो जाता। और ये मास्टर प्लान सिर्फ पुतिन के माइंड में है, बाकी सब कुछ किस्से, कहानियां और किंवदंतियां हैं। जैसे कि 9 मई को पुतिन करेंगे जीत का ऐलान। पुतिन के दिमाग को अगर दुनिया ने पढ़ लिया होता तो जाहिर है
जंग की ये नौबत और दुर्गत आती ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक बिग ब्रेकिंग है। अजोवस्टल स्टील प्लांट पर रशियन सैनिकों ने हमला कर दिया। हमलों के बाद अजोवस्टल में भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। यूक्रेनी सेना ने लोगों को बांटी है राहत सामग्री। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देश हथियार मुहैया करा रहे हैं। अमेरिका हथियार मुहैया करा रहा है, नेटो हथियार मुहैया करा रहा है। ज़ेलेंस्की के पास में है जैवलिन, जिसे घातक भी कहते हैं, विनाशक भी कहते हैं। जैवलिन एंटी आर्मर सिस्टम। जैवलिन में इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। टारगेट खोजने के लिए हवा में थर्मल इमेजिंग कर लेता है। चलाने के लिए केवल एक सैनिक की जरूरत है। जैवलिन मिसाइल की मारक क्षमता अचूक कही जाती है। जैवलिन मिसाइल कंप्यूटर से भी गाइड है। अब तक रशिया के 444 टैंकों को नष्ट करने का दावा इसी जैवलिन मिसाइल के जरिए कर रहा है यूक्रेन। पूर्वी प्रांत लुहांस्क, यहां के गवर्नर हैं, ये कहते हैं कि रशियन सेना ने इलाके के 80% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। लुहांस्क उन दो प्रांतों में से एक है जिन्हें मिलाकर डॉनबास का पूरा इलाका आता है। उधर रशिया ये दावा करने में लगा है कि लुहांस्क पर उसका पूरा कब्जा हो गया है। अब यूक्रेन का दावा अलग है और रशिया का दावा अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये डॉनबास का इलाका किन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है? चूंकि यह पूर्वी यूक्रेन का इलाका है और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा हो जाता है, इसका मतलब यह है यूक्रेन बाकी कई मुल्कों के साथ में कट हो जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डॉनबास को लेकर के दो दावे हैं, लेकिन असली सच क्या है, रिपोर्ट देखिए। सदी की सबसे भयंकर तबाही की मिसाल बन गया है यूक्रेन। दुनिया की नई पीढ़ी ने इतना विनाश पहली बार देखा होगा। ये कह लीजिए यूक्रेन इस धरती में यमराज का नया ठिकाना बन गया है। तबाही, बर्बादी और खंडहरों की कहानियां गढ़ने के बाद अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि डोनबास का लुहांस्क अब रूस ने अपने पंजों में दबोच लिया है। लुहांस्क के गवर्नर ने बचे खुचे यूक्रेनियों को चेतावनी दे दी है कि तत्काल घर छोड़कर भाग जाओ, वरना रूसी सेना के अत्याचारों से बचना मुश्किल हो जाएगा। Battle for Donbass will remind you was Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।